Hi everyone and welcome to today's current affairs for 21st of May. So let's start the day with the first important topic and that is Aadhaar enabled payment system. Basically AEPS आपने देखा होगा लगातार सवाल जो है वो पूछे गए हैं यूपीएससी के द्वारा आधार के ऊपर। तो हम यहाँ पे इस टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं। स्कैमर्स जो हैं वो रिपोर्टेडली यूज किए हैं लीक्ड बायोमेट्रिक डिटेल्स जो बाईपास करते हैं कि ओटीपी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी उनको और वो पैसे जो है वो गायब कर सके हैं यूजर्स के बैंक अकाउंट से। मतलब कि बेसिकली आपने कहीं आधार नंबर शेयर किया होगा, ठीक है। अब आपका आधार नंबर जो है वो लीक्ड बायोमेट्रिक डिटेल्स जो है वो कैरी करता है। अब अगर उसका इंफॉर्मेशन जो स्कैमर है उसको मिल जाएगा तो फिर वो उसका यूज करके बेसिकली आपके पैसों को बैंक अकाउंट से विड्रॉ कर सकता है बगैर ओटीपी के जरूरत के भी। तो इस वजह से कहीं ना कहीं ये चीज जो है वो चर्चा में है। अब आइए जानते हैं इन डिटेल में क्या है बेसिकली। तो ये एक बैंक लेड मॉडल है जो अलाउ करता है ऑनलाइन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एट पॉइंट ऑफ सेल। बेसिकली पॉइंट ऑफ सेल का मतलब क्या कि कई बार हम बायोमेट्रिक देकर के पैसे ट्रांजैक्ट करते हैं, विड्रॉ करते हैं, तो उसी को लेकर के और साथ साथ में माइक्रो एटीएम्स जो बेसिकली बिजनेस कोरेस्पोंडेंट जो हैं किसी भी बैंक के जो आधार ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल करते हैं। क्रिएट किसने किया है? तो एनपीसीआई ने। और इसके साथ साथ आप देखोगे तो बेसिकली ये इसी तरीके से वर्क करता है कि आप इसमें अपना आधार नंबर डालोगे और फिर यहाँ पे जो भी आपको पैसे निकालने हैं अपना ब्रांच और बैंक आप सेलेक्ट करोगे और फिर यू आर डन। आपका जो है वो किस तरीके से मैसेज आ जाएगा कि चलो आपका जो पैसा है वो आपको मतलब इतना आपके बैंक अकाउंट से डिडक्ट हो गया है। नाउ बेसिकली ये जो है वो रिमूव करता है नीड फॉर ओटीपीज, बैंक अकाउंट डिटेल्स और बाकी के फाइनेंशियल डिटेल्स जो भी हैं। ये एम्पावर करता है कस्टमर्स को कि वो यूज कर सके आधार को एज देयर आइडेंटिटी ताकि वो अपने रेस्पेक्टिव आधार इनेबल्ड बैंक अकाउंट जो है उसको मतलब इंप्रूव कर सके। बैलेंस इंक्वायरी, कैश डिपॉजिट, कैश विड्रॉल, रेमिटेंसेस थ्रू अ बिजनेस कोरेस्पोंडेंट और आधार टू आधार फंड ट्रांसफर, ये सारे सर्विसेज जो हैं वो आप देख सकते हो कि ये प्रोवाइड करता है। तो मतलब अगर आपको कैश डिपॉजिट करना है, विड्रॉ करना है, रेमिटेंसेस वगैरह भी तो आपको देखने को मिल जाएगा। जैसा कि हमने आपको बताया है कि बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे का वीडियो हमने कवर किया है। ये बताइएगा आप कि मैक्सिमम जो मतलब रेसिपिएंट है हाईएस्ट, तो रेमिटेंसेस दुनिया के किस कंट्री में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चलिए कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। रिक्वायरमेंट की बात कर लेते हैं ट्रांजैक्शन का। तो ये अलाउ करता है फंड ट्रांसफर यूजिंग ओनली द बैंक नेम आपके पास में, साथ साथ आधार नंबर और फिंगरप्रिंट कैप्चर ड्यूरिंग आधार एनरोलमेंट। जब आपने आधार बनवाया था तो वो फिंगरप्रिंट मैच करना चाहिए। ट्रांसफर लिमिट क्या है? तो ये डिफाइन करता है लिमिट बैंक्स बेसिकली कि फंड ट्रांसफर कितना होना चाहिए। आरबीआई ऐसा कुछ लिमिट इस पे नहीं सेट करता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं दैट इज रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, भारतीय पुनर्वास परिषद। तो ये जो रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया है ये स्पेयरहेड करता है ट्रांसफॉर्मेशन एजुकेशन में और नेशनल वर्कशॉप ऑन इंक्लूसिव लर्निंग। बेसिकली एक स्टैट्यूटरी बॉडी है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ध्यान रखिएगा रिहैबिलिटेशन जो है वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। मिनिस्ट्री कौन सी है? सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। बैकग्राउंड में आप देखोगे तो इसका एस्टैब्लिश 1986 में किया गया एक सोसाइटी की तरह, बाद में इसका स्टैट्यूटरी बॉडी बना दिया गया 1993 में। तो ध्यान रखिएगा कि ये रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट से है 1992 के। तो इनिशियली से ही एक स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आप देखोगे इसका मैंडेट है स्टैंडर्डाइज, रेगुलेट और मॉनिटर करना जो भी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चल रहे हैं एजुकेशन के फील्ड में, और इसके साथ साथ मेंटेन करना सेंट्रल रिहैबिलिटेशन रजिस्टर वगैरह को और प्रमोट करना रिसर्च उस डोमेन में। ये काउंसिल जो है वो प्रेस्क्राइब करता है मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ एजुकेशन और ट्रेनिंग 16 कैटेगरीज का और वेरियस जो नेशनल प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं एजुकेशन लर्निंग इन सब फील्ड में। इसके साथ आप देखोगे तीसरा टॉपिक है मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर। तो बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स जो है याद रखिएगा मंत्रालय, डायरेक्ट सवाल हो सकता है। इन्होंने लॉन्च किया मेगा कैंपेन मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर ताकि प्रमोट किया जा सके वेस्ट मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल जो 3R का प्रिंसिपल होता है। ये कैंपेन जो है वो फोकस करता है वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर और प्रमोट करता है प्रिंसिपल ऑफ रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। ये एम करता है क्रिएट करने के लिए अवेयरनेस और एनकरेज करता है इंडिविजुअल्स को ताकि वो अडॉप्ट कर सके सस्टेनेबल डेली हैबिट्स एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन के लिए। और ये कैंपेन स्ट्रेंथन करता है सिटीजन्स कमिटमेंट ताकि रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल किया जा सके स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 के तहत। इसके अलावा मिशन लाइफ का ऑब्जेक्टिव ही यही है कि सस्टेनेबल हैबिट्स को अडॉप्ट करना। साथ साथ आप देखोगे तो ऑब्जेक्टिव यही है कि RRR सेंटर्स को सेटअप करना और इसके अलावा क्लोथ्स, शूज, बुक्स, टॉयज इन सब से जुड़ा हुआ। अच्छा RRR यहाँ हमने पढ़ा, ये बताइएगा इस RRR से ही रिलेट करके कि ऑस्कर अवार्ड्स जो है बेसिकली आपको पता ही होगा, लेकिन स्टिल जो बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग है वो किसको दिया गया है आप सब कमेंट सेक्शन में ये भी जरूर बताइएगा। अभी हमें रिविजन करते रहना है क्योंकि एग्जाम्स जो हैं वो सर पे हैं, तो सिंसियरली हमें पढ़ाई अपनी जारी रखनी है। इसके अलावा आप देखोगे तो बेसिकली जो भी कलेक्टेड आइटम्स होंगे
जो भी मतलब कचड़ों का ढेर का इस्तेमाल करके उसको रिफर्बिश किया जाएगा, ठीक है, किस तरीके से उसका इस्तेमाल किया जाएगा, और फिर आगे आप देखोगे तो बेसिकली उसको ट्रांसफॉर्म किया जाएगा अलग अलग प्रोडक्ट्स में, और यही होता है सर्कुलर इकोनॉमी। अगर आप यूपीएससी मेंस लिख रहे हो तो आप ऐसे टर्म्स को मतलब कोट कर लो, सर्कुलर इकोनॉमी, कि रिड्यूस करना, रीयूज करना और रिसाइकल करना, ये 3R का जो प्रिंसिपल है ये बहुत बेहतरीन माना जाता है। और इसी वजह से कहीं ना कहीं जो क्राफ्ट्समैन हैं हमारे देश के, और रिसाइकलर्स हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं और स्टार्टअप्स हैं, ये बेसिकली वेस्ट को अलग अलग प्रोडक्ट्स में आपको देखने को मिल जाएगा। इवन कई आर्टिकल्स हमने देखा था जहां बेसिकली वेस्ट प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करके लोग करोड़पति बन रहे हैं, तो इस तरीके से भी इस्तेमाल लोग कर रहे हैं और काफ़ी सक्सेसफुल भी हो रहे हैं। इसके अलावा मिशन लाइफ की बात कर लेते हैं, तो जो कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ है, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, इसको इंट्रोड्यूस किया गया प्राइम मिनिस्टर के द्वारा COP26 ग्लासगो में नवंबर 2021 में, और ये एक इंडिया लेड ग्लोबल मास मूवमेंट है जो बेसिकली आपको एनवायरनमेंट से जुड़ा हुआ देखने को मिलेगा, कंजर्व करने के लिए, प्रोटेक्ट और प्रिजर्व करना एनवायरनमेंट को, और बिहेवियरल चेंज जो हमारा डे टू डे लाइफ में होता है। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो आप सबका फेवरेट, जिसके लिए आप सब तैयारी कर रहे हैं, बेसिकली होपफुली आप सब सक्सेसफुल भी होंगे, दैट इज यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी। तो इस टॉपिक के साथ में हम देखेंगे कि क्या बात है। तो एजुकेशनिस्ट मनोज सोनी जो हैं वो शपथ ले चुके हैं चेयरमैन ऑफ यूपीएससी के लिए। तो जो 1 लाइनर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं आप नोट डाउन कर सकते हैं कि इस वक्त करंट चेयरमैन कौन है यूपीएससी का, तो मनोज सोनी है। और आप अगर यूपीएससी एस्पिरेंट ही हैं तो अब यूपीएससी एज अ बॉडी जो है वो न्यूज़ में है। तो चलिए इसके बारे में भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं। यूपीएससी जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, यानी कि संविधान में जिक्र है इसका, आर्टिकल 315 से 323 पार्ट 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये आपको ध्यान रखना है, पार्ट 14 में, आर्टिकल 315 से 323 में, और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। यूपीएससी जो है वो सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी है भारत का, और कंडक्ट करता है एग्जामिनेशंस ऑल इंडिया सर्विसेज का, जो बेसिकली ग्रुप ए और ग्रुप बी यानी कि IAS, IPS, IFS जो आप सब फ्यूचर में बनेंगे, मेरे को पूरा विश्वास है आप सब पे। तो कहीं ना कहीं बस सिंसियरली लग के पढ़ाई करनी है, तो बस। और इसके साथ साथ आप देखोगे तो बेसिकली ये कमीशन जो है वो मैक्सिमम ऑफ 10 मेंबर्स होते हैं, और जिसको हेड एक चेयरमैन करेंगे। ये पावर किसके पास में है कि मैक्सिमम 10 मेंबर्स हो सकते हैं, तो ये पार्लियामेंट के पास में, टाइम एंड अगेन वो डिसाइड कर सकते हैं। मैक्सिमम जो है वो 10 आपको देखने को मिल जाएगा, और एक चेयरमैन हेड करेंगे। अपॉइंटमेंट, रिमूवल, टेन्योर, ये सब आपको देखने को मिलेगा कि आर्टिकल 316 में है। चेयरमैन और जो बाकी के मेंबर्स हैं उनको अपॉइंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। अगेन एक सवाल बन सकता है यहाँ से, इनका जो रिमूवल है वो भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही करते हैं। चेयरमैन और मेंबर्स जो हैं उनका जो टेन्योर है वो 6 ईयर्स या 65 ईयर्स है, जो भी पहले हो जाए। मतलब अगर कोई 62 की उम्र में बनता है, 62 की उम्र में, ठीक है, तो वो 3 साल के लिए ही रहेगा क्योंकि 65 पहले हो जाएगा। लेकिन अगर कोई 55 के एज में बनता है तो ऐसा नहीं कि वो 65 तक रहेगा, वो 61 पे उसको रिटायर हो जाना है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आप देखोगे इनका जो सैलरी है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे चार्ज होता है, CFI पे, यानी कि पार्लियामेंट जो है वो इसको वोट करेगी। एक्टिंग चेयरमैन आप देखोगे तो प्रेसिडेंट अपॉइंट कर सकते हैं वन ऑफ द मेंबर्स को यूपीएससी के एज एक्टिंग चेयरमैन, जब भी चेयरमैन का ऑफिस खाली होगा या फिर चेयरमैन किसी कारणवश अपने ड्यूटी को परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। मेंबर्स आप देखोगे तो मैक्सिमम हमने देखा कि 10 हो सकते हैं, और ये जो डिसाइड है वो हमने देखा कि प्रेसिडेंट करते हैं अंडर हिज डिस्क्रिशन। तो ठीक है, तो माफ़ी चाहेंगे, अभी हमने आपसे पार्लियामेंट कहा था, लेकिन ये बेसिकली प्रेसिडेंट कर सकते हैं अपने डिस्क्रिशन से, यानी कि अपने इच्छानुसार, ठीक है। इसके अलावा जो मेंबर्स होते हैं कमीशन के वो एलिजिबल नहीं होते हैं रीअपॉइंटमेंट के लिए सेम कमीशन के लिए। मतलब बेसिकली अगर कोई मेंबर है, अब 55 के एज में अगर वो मेंबर था तो वो वापस से जो है वो सदस्य नहीं बन सकता है। 6 साल का पूरा हुआ, काम खत्म। हाँ, चेयरमैन के लिए प्रमोशन हो सकता है 3 साल के लिए, क्योंकि 61 मतलब 65 4 साल के लिए। लेकिन अगर बेसिकली अगर कोई चेयरमैन था वो चेयरमैन वापस नहीं बन सकता, भले वो 55 के ही एज में बना हो। तो ये आपको ध्यान रखना है, सेम पोस्ट के लिए एलिजिबल वो नहीं है, या इस कमीशन में वो जुड़ नहीं सकता है, नॉट एलिजिबल है, ये आपको ध्यान रखना है। यूपीएससी लिख देगा कि एलिजिबल होते हैं तो वो गलत हो जाएगा, इन एलिजिबल है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आईडेक्स, तो इनोवेशंस फॉर डिफेंस एक्सेलेंस। बेसिकली ये रीच करता है एक माइलस्टोन, जो बेसिकली 250 कॉन्ट्रैक्ट अपना साइन किया है, फर्स्ट वन अंडर मिशन स्पेस, और 100 स्पेस जो कि नेवी कॉन्ट्रैक्ट में है बेसिकली। तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। ये एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का, जो लॉन्च किया गया प्रधानमंत्री के द्वारा 2018 में। ये आत्मनिर्भर भारत को अचीव करना इनका टारगेट है, और फॉस्टर करना इनोवेशन और टेक्नोलॉजी डिफेंस के फील्ड में, ताकि जो MSMEs हैं, स्टार्टअप्स हैं, इंडिविजुअल इनोवेटर्स हैं, R&D हैं, इन सबको वो प्रमोट कर सकें। और लीडिंग जो इंक्यूबेटर्स हैं देश में उन सबको वो मतलब पार्टनर के साथ होकर के आगे बढ़ सके। फंडिंग और मैनेजमेंट जो है वो डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन करता है, जो कि नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी का पार्ट है कंपनीज एक्ट 2013 से, और यहाँ पे आपको HAL एंड BEL देखने को मिल जाएगा। और ये एग्जीक्यूटिव आर्म भी है DIO का। और साथ साथ आप देखोगे तो फाइनेंशियल
फाइनेंशियल सपोर्ट भी प्रोवाइड कराया जाता है। मिशन डिफेंस स्पेस की बात कर लेते हैं, जिसको लॉन्च प्रधानमंत्री ने किया गांधीनगर में 2022, यानी कि हाल ही का है। सवाल हो सकता है, इसका एम जो है वो नर्चर करना है इंडियन प्राइवेट स्पेस इंडस्ट्री को, जो भी चैलेंजेस जो है वो फेस किए जा रहे हैं। और इसके साथ साथ 75 डिफेंस स्पेस चैलेंजेस को लॉन्च किया जाएगा और कहीं ना कहीं लॉन्च सिस्टम, सैटेलाइट सिस्टम, कम्युनिकेशन एंड पेलोड, ग्राउंड सिस्टम, सॉफ्टवेयर सिस्टम, इन सबको और प्राइवेट इंडस्ट्रीज वगैरह, स्टार्टअप्स, MSMEs, हर कोई एलिजिबल है। इंडिविजुअल इनोवेटर्स भी एलिजिबल हैं कि वो अप्लाई कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडेज करंट अफेयर्स। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा और साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। यहाँ से आपको सिंसियरली डेली करंट अफेयर्स मिलता रहेगा। बस आपका सपोर्ट चाहिए, वो मैक्सिमम लोगों तक शेयर करिए कि ये जो कंटेंट है वो बाकी लोगों का भी हेल्प हो सके, बिकॉज यहाँ पे हम स्टैटिक और करंट दोनों का ब्लेंड उठा रहे हैं। पॉलिटिक्स एक चैप्टर UPSC आपका कवर हो रहा है, बाकी सारे भी पॉइंट्स हैं, तो आप खुद में देख सकते हो कि कितना रिफाइंड क्वालिटी के साथ हम आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ आपसे बस इतना गुजारिश है कि आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और लाइक करके, कमेंट करके और सब्सक्राइब करके बने रहिएगा। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।